गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दीज रिसिप्ट क्रिएट ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, लोन बाय द गवर्नमेंट आर ए लाइबिलिटी, दीज आर टू बी पेड बैक और दीज आर देयर फॉर द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लो कि सपोज करो गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो गवर्नमेंट को वापस करना है, तो ये गवर्नमेंट की क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, दीज रिसिप्ट कोजेज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं उनके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एसेट है उनमें भी रिडक्शन होता है। कैसे? जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, at state earlier money received by the government by the selling its share would cause reduction in asset of the government। मान लो कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स क्या कर देती है, सेल कर देती है एयर इंडिया के, तो इससे क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे और गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन करती हैं। नेक्स्ट बेटा, इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, आप वो लर्न कर लेना। कैपिटल रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ और अदर रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू कोप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन जब लोन को रिकवर यानी कि वापस लिया जाता है तो गवर्नमेंट की एसेट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इनको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सेकेंड है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स लेती है, ठीक है, वाई लैंडिंग क्रिएट एसेट, बोरोइंग क्रिएट लाइबिलिटीज़। बोरोइंग से क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट होंगी और बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, इसलिए बोरोइंग्स को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ से लेती है, द जनरल पब्लिक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट। तो अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है बेटा। तो डिसइन्वेस्टमेंट अक्कर वहन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्राइस टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है तो गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन होता है, इसलिए इनको हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा इन्हें। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट की एग्जांपल थे रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज और अदर रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस गिवन है बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होट्स में गिवन होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको लर्न कर लो। मीनिंग में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, डिफरेंस आप यहाँ से इसका लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू टाइप्स का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है बेटा, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है, सैलरी एंड स्कॉलरशिप आर टू बी ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके बदले में गवर्नमेंट के पास कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है, बिकॉज दिस डज नॉट लीड एनी टाइप ऑफ एसेट फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल बता रखा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करनी है, सैलरीज प्रोवाइड करनी है, स्कॉलरशिप देनी है, तो इनको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे क्योंकि इनके कारण कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है। सेकेंड है इसमें इट डज नॉट कोज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ में भी कोई रिडक्शन नहीं होता है। कैसे? जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण जैसे फ्लड्स है या अर्थक्वेक है, उस टाइम पे लोगों को हेल्प की जाती है, लेकिन उस टाइम जो हेल्प की जाती है गवर्नमेंट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको जब
ऐसी सिचुएशन आती है फ्लड्स के कारण या अर्थक्वेक के कारण, यानी कि नेचुरल डिजास्टर के कारण, जब गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कहें, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटीज़ में डिडक्शन का कारण नहीं बनता, इसलिए उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जैसे वेजेस बिल ऑफ द गवर्नमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी है और डिफेंस परचेजिंग है। ठीक है, इन सब के कारण देखो ना तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस होती है, ना ही गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट और इट कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो एसेट है उनमें रिडक्शन होगा और गवर्नमेंट के लिए है क्या है, लाइबिलिटीज़ क्रिएट करेगा। जैसे मान लो कि इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट मेड बाय बी सीटेड एन एग्जाम्पल। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो डोमेस्टिक है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वहाँ पे अपने शेयर्स परचेज कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एसेट क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। ठीक है, और सेकंड जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, रीपेमेंट ऑफ द लोन सर्टेनली रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट लोन की पेमेंट पे कर देगी तो फिर उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो इनको हम किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है उस इन शॉर्ट में, आप उसको लर्न कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी इक्विपमेंट्स है, परचेज ऑफ शेयर हैं, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशन। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान और नॉन प्लान, तो बजट एक्सपेंडिचर में जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लान एक्सपेंडिचर देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जिसकी क्या की जाती है, पहले से प्लानिंग की जाती है कि गवर्नमेंट को इतना खर्च करना है। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच रिलेट टू स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, या असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करना है। तो इट इंक्लूड बोथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसमें दोनों एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, ना ही गवर्नमेंट के एसेट में कोई रिडक्शन होता है, इसलिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ब्रिज है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ गवर्नमेंट के एसेट क्या हो जाते हैं, क्रिएट, तो ये गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर किसी स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम के लिए होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है। ठीक है, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर होता है, ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कहेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये मोस्टली स्पेशली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। डेली रूटीन का जो काम है गवर्नमेंट का, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि डेली रूटीन में कितना खर्च हो सकता है उसका कोई एस्टिमेशन नहीं होता है। और इसके अंदर इंक्लूड होता है सच इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विस एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपका बजट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल, और बजट एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये चार्ट दे रखा है आपको, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और इसमें फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिफरेंस, ये आप लोग लर्न कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट है बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट में रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल
और प्राइमरी डेफिसिट। तो मीनिंग, टाइप्स एंड मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे। तो व्हाट इज बजट डेफिसिट? तो बजट डेफिसिट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट। यानी कि बजट डेफिसिट का मीनिंग ये होता है कि जब गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है, और टोटल रिसिप्ट क्या है, कम। ठीक है, यानी कि खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, बजट डेफिसिट होगा। ये फॉर्मूला भी गिवन है यहाँ पे। बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। अगर मान लो कि हम बजट डेफिसिट निकाल रहे हैं तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रेटर आता है किससे, बजट रिसिप्ट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट। तो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट में आपके आ जाएंगे रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर मान लो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर है रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस टाइम क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इम्प्लीकेशन, रिवेन्यू डेफिसिट की क्या इम्प्लीकेशन है। तो अगर रिवेन्यू डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम जो है कंट्री में, उसके लिए जो उसे गवर्नमेंट को खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, उसमें वो क्या करेगी, मतलब कमी करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट है तो मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी सर्वल वेलफेयर प्रोग्राम इन कंट्री के अंदर चल रहे हैं उन पे वो एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, कम कर देगी। सेकंड क्या करेगी कि गवर्नमेंट को क्या हमें हैव टू रेज फंड थ्रू बोरोइंग्स लेने की जरूरत पड़ेगी, और बोरोइंग्स लेगी तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोअर इट्स क्रेडिट रोथनेस। यानी कि अगर गवर्नमेंट लोन ले लेती है तो बाकी अदर पब्लिक के लिए क्या है, मनी लिक्विडिटी या मनी सप्लाई कम रह जाएगी। ठीक है, और थर्ड क्या करेगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, अपनी जो पब्लिक इंटरप्राइज के जो शेयर्स है वो क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइज को सेल कर सकती है। ठीक है, ये तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में दे दिया है, बोरोइंग्स लेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या कट इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट आगे ध्यान से देखना बेटा, अदर देन बोरोइंग्स को छोड़ के टोटल रिसिप्ट। ठीक है, तो वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स को छोड़ के बाकी जो टोटल रिसिप्ट है उसको टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे। और उस टाइम पे जो अगर मान लो कि टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे, टोटल रिसिप्ट से, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, अब इसकी इम्प्लीकेशन आती है। क्या इम्प्लीकेशन है, ये नेट और ग्रोस फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे गिवन है। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग प्लस में आरबीआई प्लस में बोरोइंग फ्रॉम द अब्रोड और प्लस में नेट बोरोइंग एट होम, तीनों को प्लस कर देंगे तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इम्प्लीकेशन क्या है बेटा, इसमें इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएंगे। कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी, आरबीआई से लोन लेने से गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे क्या है, एकदम से प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं होता, गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, और गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये चीज़ बताई है कि बोरोइंग्स लेने से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होंगे, और प्राइस के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस इंक्रीज होंगे, तो इससे क्या है, इकोनॉमी के अंदर फिर डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, उसमें मनी की सप्लाई के बढ़ने के कारण डिमांड क्या होती है, तेज़ी से इंक्रीज होती है, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो उस टाइम में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बना रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर नेशनल डेब्ट।
गवर्नमेंट क्या करेगी, फिजिकल डेफिसिट लीड टू नेशनल डेप्ट, क्योंकि अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट नेशनल डेप्ट लेगी, और इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ। अब गवर्नमेंट लोन ले रही है तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लोन की क्या करनी पड़ती है, रीपेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है उस पर। तो मनी सप्लाई जो है, जहाँ से भी लोन लिया है, मान लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या किसी से भी, तो वो पैसा वहाँ पे चला जाएगा। तो जीडीपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास मनी कम, तो इससे इन्वेस्टमेंट कम और जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वीसीएस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड द लो जीडीपी ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हाई फिजिकल डेफिसिट है। हाई फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का मोस्टली पैसा कहाँ जाएगा। देखो, इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेगी, लोन, बोरोइंग्स लेगी। अब बोरोइंग्स लेगी, मान लो कि उसने आईएमएफ से क्या कर ली है, बोरोइंग्स ले ली है। अब गवर्नमेंट को जैसे ही मतलब प्रोडक्शन वगैरह होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस इनकम को, यानी कि जो मनी गवर्नमेंट के पास आई है वो आईएमएफ को लोन की पेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में देगी। तो अब गवर्नमेंट के पास पैसा क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। अब पैसा कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है। अब सेकंड उसमें क्या है कि मान लो कि सपोज करो जीडीपी ग्रोथ कम है, तो जीडीपी ग्रोथ कम हुई है तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू कम मिलेगा, एक्सपेंडिचर क्या है उसका ज़्यादा है। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मीनिंग होता है बेटा इसमें बाहर करना। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स ले लेती है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अब क्या है, मनी सप्लाई कम रह जाएगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ही मान लो कि आरबीआई से या मनी मार्केट से लोन ले लिया, तो अब मनी मार्केट या उस आरबीआई या कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम है तो वो प्राइवेट इंटरप्राइज को कम लोन दे पाएंगे। अब वो कम लोन दे पाएंगे, और दूसरी क्या है, अगर मान लो प्राइवेट इंटरप्राइज लोन की डिमांड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दी जाएगी, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जितना हाई फिजिकल डेफिसिट होगा, हाँ, उतना ही क्या होता है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अदर जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो भी लोन देना क्या करेंगी, धीरे धीरे बंद कर देंगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो मनी मार्केट है उसमें हमारे मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जितना फिजिकल डेफिसिट हाई होगा गवर्नमेंट को बोरोइंग्स लेनी पड़ेंगी, और बोरोइंग्स लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। ठीक है। और वे फिर अगर मान लो कि हम बोरोइंग्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं वो भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे तो क्या रह जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। और मान लो कि प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लो न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन गिवन हो आपको, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है कि फिजिकल डेफिसिट वाले आपको कंपोनेंट्स नहीं मिलते, टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, आपको क्या गिवन है, प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। तो आप प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा बेटा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है तो उसका ये फॉर्मूला है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में से टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। तो मान लो कि आपको कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है कंप्लीट, और वहाँ पे क्या है कि आपको फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, और मान लो कि वहाँ पे उस क्वेश्चन के अंदर कहीं लास्ट में दे रखे हैं बोरोइंग कितनी है, 10,000 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10,000, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरोइंग्स की इक्वल होता है। ये चीज़ भी याद रखना। अब नेक्स्ट इसमें इम्प्लीकेशन, क्या क्या इम्प्लीकेशन है। देखो, प्राइमरी डेफिसिट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसको पूरा करने के लिए, इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एज सिमिलर टू दो फिजिकल डेप्ट। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द पास्ट लोन। प्राइमरी डेफिसिट
जस्ट इंडिकेट बोरोइंग वहन करंट ईयर एक्सपेंडिचर ग्रेटर दैन करंट ईयर रिवेन्यू। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट करंट ईयर एक्सपेंडिचर मेरे को बताता है कि करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ग्रेटर है करंट ईयर के रिवेन्यू से। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन थी। तीनों में डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, प्राइमरी, फिस्कल और रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये आप यहाँ से लर्न कर लेना, इस चीज़ को डिस्कस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बैलेंस और अनबैलेंस बजट। ठीक है, तो बैलेंस नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल हैं, तो वो कौन सा बजट है, बैलेंस बजट है। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ये है कि इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अगर जितनी इनकम हो उतना ही एक्सपेंडिचर है तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है यहाँ पर। और बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस टाइम पे बैलेंस बजट को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, क्योंकि इट वाज देन द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग ऑफ बैलेंस बजट वर हाईलाइटेड। क्या क्या डिमांड्स बताई गई थी उस टाइम पे कि इसमें जो बैलेंस बजट में उसकी क्यों डिमांड्स हैं। अगर बैलेंस बजट होगा, जितनी रिवेन्यू है जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बैलेंस जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और पर्टिकुलरली व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक विद द लैक ऑफ एडी, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है उतनी ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड में कमी होगी। और इट हैपन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग द 1930। ऐसा 1930 में मोस्टली यूरोपियन कंट्री में ऐसा हुआ था कि बैलेंस बजट का जो लेके चली थी गवर्नमेंट, और बैलेंस बजट होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है, कोई स्टेप नहीं उठाए गए थे। और जितना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा उतनी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। फिर दूसरी इसकी डिमांड्स है कि बैलेंस बजट इज़ नॉट कंडीसिव इज टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, क्योंकि लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहाँ पे वो बैलेंस बजट को लेके चलेंगी तो कहीं ना कहीं वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है वो किक स्टार्ट ऑफ ग्रोथ इन दिस इकोनॉमी डिपेंड ऑन द बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, लोगों को इनकम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे एक बिग पुश या किक की रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बैलेंस बजट को लेकर नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है इसमें अनबैलेंस बजट। नाम से क्लियर हो रहा है कि या तो गवर्नमेंट जो बजट है उसमें सरप्लस होगा या फिर गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होगा। सरप्लस बजट कब होगा, जब गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो ग्रेटर होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो इसकी मेरिट्स क्या है, सरप्लस अगर बजट है, देखो इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस बजट इज डिजायर वहन द इकोनॉमीज बाटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड। ठीक है, जब एक्सेस डिमांड होती है उस टाइम पे क्या होता है, सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट plump the inflation gap by the lowering the level of AD. AD is lower or account rise in the revenue collection of the government and the fall in the government expenditure. ठीक है, इसकी मेरिट यही होती है कि बैलेंस बजट होने के कारण यानी कि रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या है, जो इन्फ्लेशन आएगा एक्सेस डिमांड के कारण। ठीक है, इन्फ्लेशन आएगा तो उस गैप को क्या करना होता है, कम करना होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवेन्यू को इकट्ठा करेगी और एक्सपेंडिचर को कम करेगी। डीमेरिट्स क्या है, अगर मान लो कि सरप्लस बजट है टू द लोअर द लेवल ऑफ एडी इन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्या है, इनकम ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर कम, तो एक्सपेंडिचर कम करने का मीनिंग है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। तो एडी में रिड्यूस टू द लेवल दैट कोज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी में बी ड्राइवन इनटू ए लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप।
क्योंकि गवर्नमेंट जितना इनकम कम एक्सपेंडिचर कम करेगी तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बन जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, डिमांड के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से फिर इनकम कम, इनकम के कम होने से एडीडी एग्रीगेट डिमांड कम। तो ये इस तरीके से क्या है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप इकोनॉमी में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेफिसिएट बजट। तो डेफिसिएट बजट जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट की रिसिप्ट से, वहाँ पे क्या होता है, डेफिसिएट बजट होता है। इसकी मेरिट्स केन्स ने दी हैं। केन्स कहता है कि जो डेफिसिएट बजट होता है की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन को सही करने के लिए सही है। मान लो कि इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है तो उस टाइम पे क्या है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनकम इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये जो डेफिसिएट बजट है, अगर इकोनॉमी में क्या है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो उस टाइम पे डेफिसिएट बजट क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है इसमें डेफिसिएट बजट है वो एडी को 2 वे में इंक्रीज कर सकता है, डायरेक्टली बाय द वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेट एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स। तो डेफिसिएट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर मान लो इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और गवर्नमेंट वहाँ पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ ए पीरियड व्हेन एडी इज एक्सीड एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर होती है। तो डेफिसिएट बजट इन सच सिचुएशन वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ बिटवीन द एडी एंड एएस, तो कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन गैप वुड बी राइज एंड वेज प्राइस स्पाइरल में सेट इन। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा तो जो लेबर क्लास होती है वो अपनी वेजेस बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर कंपनी या फर्म वेजेस इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं जितनी वेजेस इंक्रीज की हैं उनके प्राइस क्या करेगी, उन वेजेस जो इंक्रीज हुई है, जितनी वेजेस इंक्रीज हुई है उसको क्या करेगी, प्राइसेस में इंक्लूड कर देगी, गुड्स के प्राइसेस में। अब गुड्स के प्राइसेस में इंक्लूड करेगी तो गुड्स महंगी हो जाएंगी, ठीक है, हाई प्राइस हो जाएंगे। अब प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो कहीं ना कहीं फिर है वही लेबर फिर से डिमांड करेंगे कि हमारी सैलरी को इंक्रीज करें। अगर कंपनी फिर सैलरी को इंक्रीज करेगी तो फिर गुड्स के प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये मतलब एक क्या है कि वेज प्राइस स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डीमेरिट्स इसकी यही है कि डेफिसिएट बजट इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होता। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, जो सरप्लस बजट है और डेफिसिएट बजट है, जो डेफिसिएट बजट की डीमेरिट्स है वो सरप्लस बजट की मेरिट है, और जो सरप्लस बजट की मेरिट है वो डेफिसिएट बजट की डीमेरिट्स है। ठीक है, और जो डेफिसिएट बजट की मेरिट है वो सरप्लस बजट की क्या हो जाती हैं, डीमेरिट्स हो जाती हैं। तो एक का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ईजिली दूसरे को आप अपोजिट करके भी उसको समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट मैंने आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। तो आपको ये लर्न करना है, और आपका जो अब दिसंबर एग्जाम होगा तो उसमें आपका फुल सिलेबस आएगा इंडियन इकोनॉमी का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन साथ में जो CBSE ने जो टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कट कर दिए गए हैं, वो टॉपिक आपके उसमें नहीं आएंगे। तो ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा है कौन कौन सी टॉपिक, और ग्रुप में भी मैंने PDF सेंड कर दी थी सिलेबस की, तो आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक कट करवा रखे हैं। और अब रिवीजन के टाइम पे मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज भी नहीं करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप बेटा इस चैप्टर को लर्न करना। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।